नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 पेपर सॉल्यूशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित के क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन जनरली कई बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन। देखिए, पहला प्रश्न है, पूर्णांकों के समुच्चय Z में द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1, हमें ये दिया हुआ है कंडीशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z है, तो इसके लिए पूछ रहा है वो तत्समक अवयव क्या होगा, अर्थात आइडेंटिटी एलिमेंट। चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि ग्रुप में तत्समक अवयव प्रॉपर्टी से, अगर कोई ग्रुप होता है तो उसमें तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी लाइज करती है A स्टार E इक्वल टू A। तो हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी ग्रुप दिया हुआ है तो उसमें तत्समक अवयव का विद्यमान होना चाहिए। तो A स्टार E इक्वल टू A का हम उपयोग करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का। तो दोस्तों A स्टार ऑफ E, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A प्लस E, B की जगह हमारा E आ जाएगा। तो A प्लस E प्लस 1 इक्वल टू A से कैंसिल, तो दोस्तों E का मान कितना हो जाएगा, -1। अर्थात हमारे पास में इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो गिवन कंडीशन है उसमें E की वैल्यू जो आएगी -1। हमारा ऑप्शन नंबर जो A है वो हमारा ऑप्शन, सॉरी, हमारा जो बी वाला ऑप्शन दोस्तों वो हमारा इसमें सही हो जाएगा, -1 वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, और एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हमें दिया हुआ है G इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का एक उपसमूह होगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमेगा एक इकाई का सम्मिश्र घनमूल है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया हुआ है हमको G इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि इसका सब ग्रुप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, A होगा, B होगा, C होगा अथवा D होगा। देखिए मैंने चारों ऑप्शंस को एक एक करके चेक किया है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी समूह के उपसमूह में वे सभी गुण होते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, सम्मत गुणधर्म, तस्मक अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, साहचर्यता आदि सभी गुण उपसमूह में होते हैं जो समूह में होते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ओमेगा का प्रतिलोम कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, 1। वही तो हम जानते हैं प्रतिलोम के अस्तित्व से। तो ए इनवर्स इक्वल टू ई, तो ई कितना है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए 1 होता है। तो हम जानते हैं कि ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम कितना होगा दोस्तों, ओमेगा होगा। ये बातें हमको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन था 1 ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा का अस्तित्व नहीं है। देखिए ये केवल जो सब ग्रुप बना हुआ है ओनली 1 ओमेगा स्क्वायर, इसमें ओमेगा नहीं है, अतः यह उपसमूह नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम ओमेगा का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये प्रतिलोम के अस्तित्व की धारणा को रिजेक्ट करता है, तो ये उपसमूह नहीं होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव 1 विद्यमान नहीं है, जो कि होना चाहिए था सेकंड ऑप्शन बी के अंदर, अतः यह भी उपसमूह नहीं है। आप देख रहे हैं कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो दूसरा ऑप्शन है, इसमें हमारे पास में गुणन संक्रिया के लिए तस्मक अवयव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, 1 उपलब्ध नहीं है, अतः यह उपसमूह नहीं है, होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी, 1 ओमेगा में आप देखते हैं कि ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर, उसका अस्तित्व नहीं है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नहीं है, अतः यह भी क्या होगा, उपसमूह नहीं होगा। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर 4 पे, 1, ये जी का उपसमूह होगा, क्योंकि 1 का प्रतिलोम स्वयं 1, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व है। 1 स्वयं तस्मक अवयव होता है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, अतः यह उपसमूह होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, डी। एक अच्छा प्रश्न था जो कि रिपीट हो सकता है वापस एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्रमचय ग्रुप से लिया है, परमुटेशन ग्रुप से। यदि f इक्वल टू 1 2 3 4 3 2 4 1, ये एक क्रमचय ग्रुप है, और एक g 1 2 3 4 4 1 2 3, किसी सेट 1 2 3 4 पर दो क्रमचय हों, तो f नॉट g का मान निकालना है। मतलब f नॉट g का मतलब fg निकालना है आपको, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो हम जानते हैं कि दोस्तों एफ नॉट जी का मतलब क्या होता है, एफ जी। तो एफ जी का मतलब क्या था, ध्यान ये रखना है कि एफ नॉट जी का मतलब एफ जो है वो पहले आना चाहिए और जी उसके बाद आना चाहिए, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रूल फॉलो नहीं करता, मतलब एफ नॉट जी इज नॉट इक्वल टू जी नॉट एफ, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने एफ लिख लिया परमुटेशन ग्रुप और फिर जी लिख लिया। जिसको जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि इसमें जो सेकेंड वाला जो ग्रुप था जी वाला, उसकी जो सेकेंड रो है 4 1 2 3, ऐसी की ऐसी रो आपको पहले वाले की बनानी है। मतलब 4 हमेशा यही करना है, एफ नॉट जी निकालें चाहे जी नॉट एफ निकालें, तरीका ये रहेगा कि एफ जी के अंदर हमारे पास में जो सेकेंड वाला जो परमुटेशन ग्रुप था 4 1 2 3, उसकी जो सेकेंड रो है 4 1 2 3, वही रो आपको पहले वाले की लिख देनी है, मतलब 4 1 2 3 लिख दिया आपने। हर सवाल में यही करना है आपको हमेशा। अब देखिए कि ठीक इसके ऊपर जब हमने एफ लिखा है सबसे पहले, तो हम देख सकते हैं कि 4 की इमेज कहाँ जा रही है, 1 पर। 1 की इमेज कहाँ जा रही है, 3 पर। 2 की इमेज तो 2 पे ही जा रही है और 3 की इमेज कहाँ जा रही है दोस्तों, 4 पर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट रो है वो डोमेन को बताता है और सेकेंड रो जो है वो उसके रेंज को बता रहा है। मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1, ये हो गया एफ। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा सेकंड वाला था परमुटेशन ग्रुप, उसकी जो नीचे वाली रो थी सेकंड रो, वही की वही हमको हमेशा फर्स्ट रो लिखनी है 4 1 2 3। अब आ जाइए वापस एफ, जो मूल लिखा हुआ था हमारे पास में कि 4 की इमेज 1 पे जा रही है वो हमने लिख दी, 1 की इमेज 3 पे जा रही है वो लिख दिया, 2 की इमेज 2 पे वो लिख दिया, 3 की इमेज 4 पे। अब देखिए हम 4 1 2 3 दोनों को हम अगर यहाँ से वैनिश कर दें, दोनों को हम हटा दें, तो हमारे पास में क्या बचता है, एफ जी 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1 3 2 4 बचता है। देख पाएंगे आप दोनों की फर्स्ट रो एफ की और सेकंड रो जी की हमारी हट गई, तो 1 2 3 4 और 1 3 2 4। अब हम देख रहे हैं कि 1 की इमेज 1 पर उसको हम नहीं लिखते हैं, 2 की इमेज 3 पर और 3 की इमेज 2 पर उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो मैंने लिखा है वह लिखना है, और 4 की इमेज 4 पर उसको भी हम नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 3। दोस्तों इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, कि हमारे पास में ये लेंथ 2 का परमुटेशन बना है, तो लेंथ 2 का परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, पक्षांतरण, जिसमें खुद अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ सकता था, पूछ सकता था कि एफ नॉट जी की लेंथ कितनी है, तो दोस्तों एफ नॉट जी की लेंथ जो है उसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों, वो वाला जो ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन। यदि जी एक समूह है, जी इज ए ग्रुप जहां जी की कोटि 13 है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 13 गिवन है, तो जी होगा, जी एक ग्रुप दिया हुआ है और जी की जो कोटि है ऑर्डर वो 13 गिवन है, तो जी होगा, आबिलियन होगा, चक्रीय होगा, दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो देखो दोस्तों मैंने दो प्रमेय लिखी हैं। अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो हम देख पा रहे हैं कि जी जो है वो अपने आप में एक प्राइम ऑर्डर ग्रुप है, 13 है, तो ये साइक्लिक होना चाहिए। और सेकंड थ्योरम है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो इसके अकॉर्डिंग यह चक्रीय भी हो रहा है और आबेलियन भी हो रहा है। तो हमारा आंसर इसमें वैसे तो जो सी ऑप्शन है वो आना चाहिए था, लेकिन आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन सस्पेक्टेड हो रहा था, क्योंकि इसका आंसर चक्रीय भी हो सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि पहली थ्योरम से अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है, चक्रीय था, तो ये ऑप्शन भी सही था। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, ये भी हम जानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आबेली भी हो सकता है और चक्रीय भी हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर सी भी हो सकता है और ओ और बी वाला भी हो सकता है। तो इसी वजह से इस ये प्रश्न आरपीएससी ने जो आंसर की इसने जारी की थी उसमें डिलीट किया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की और भी वीडियो में मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पर आधारित प्रश्न डालूंगा, जो रिंग, इंट्रिकल डोमेन, फील्ड और आइसोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म पर बेस्ड होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।